उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां सहस्त्रताल ट्रैक पर 4 लोगों की मौत की सूचना मिली है। सहस्त्रताल ट्रैक पर 22 लोगों का दल गया हुआ था, जो रास्ता भटक गया था। वहीं प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू टीम यहां पर काम करनी शुरू कर चुकी है। इसके साथ प्रशासन ने वायुसेना से भी रेस्क्यू के लिए मदद मांगी है। ट्रैकिंग दल में कर्नाटक के 18, महाराष्ट्र का 1 सदस्य शामिल है। 3 स्थानीय गाइड्स भी हैं। सभी लोग 29 मई को सहस्त्रताल ट्रैकिंग के लिए गए थे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं उत्तरकाशी से। बड़ी खबर, बलबीर और जानकारी के साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। बलबीर, ये पूरी खबर विस्तार से बताइए। क्या सहस्त्रताल ट्रैक पर 4 लोगों की मौत हो गई है? बिल्कुल, जो खबर निकल के आ रही है, जो ये ट्रैकर था ये सहस्त्रताल के लिए 29 मई को निकला था और 7 जून को उसने वापस आना था, पर बीच में ये रास्ता भटक गए क्योंकि मौसम भी अचानक बदल गया था दो दिन पहले। तो जो सूचना आई है कि 4 ट्रैकर की मौत हो गई है और बाकी 7 जो ट्रैकर उनकी तबीयत काफी खराब है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने जो टीमें हैं यहाँ से रवाना की है। और इसके अलावा जो ये क्षेत्र पड़ता है सहस्त्रताल का, ये टिहरी से भी क्षेत्र पड़ता है, तो वहां से भी टिहरी प्रशासन की मदद ली गई है। वहां से भी एक रेस्क्यू टीम को भेजा गया है। इसके अलावा हेली और वायुसेना की मदद भी मांगी गई है। तो क्योंकि जो बताया जा रहा है कि इनकी जो 7 ट्रैकर, इनकी काफी कंडीशन खराब है और जो ये पूरा 22 सदस्यीय दल था, इसमें 18 कर्नाटक के ट्रैकर थे और 1 महाराष्ट्र का और 3 स्थानीय लोग बताए जा रहे हैं। तो कुल मिला के जिस तरह से सूचना आई है उसके बाद पूरी तरह से हरकत में प्रशासन कल रात से ही दिख रहा है, जिसके चलते आज तड़के सुबह ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जो आपदा की टीमें हैं, खासकर जो फॉरेस्ट की जो टीमें हैं, इनको संयुक्त टीम बना के इस ट्रैक के लिए भेज दिया गया है। और टिहरी से भी घनसाली से होते हुए एक रेस्क्यू टीम को भेजा गया है। तो कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इनके पास पहुंचा जाए और इनको जल्दी रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जाए। जी, शुक्रिया आपका बलबीर परमार जानकारी के लिए। उत्तराखंड में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। एक बार फिर से बीजेपी ने राज्य की सभी 5 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। बीजेपी के सभी 5 प्रत्याशी अनिल बलूनी, माला राज्य लक्ष्मी शाह, अजय भट्ट, अजय टम्टा और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी जीती हुई इस खुशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मिठाई खिला के इस खुशी को और बढ़ाया है। बीजेपी ने इससे पहले 2014-2019 में भी सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जीत मिलने के साथ ही कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, बधाई दी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई। तो उत्तराखंड में बीजेपी सभी 5 सीटों पर जीत गई है। नैनीताल से अजय भट्ट सबसे ज्यादा 3,34,000 वोटों से जीते हैं। ये एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। टिहरी में माला राज्य लक्ष्मी 2,72,000 वोटों के मार्जिन से जीती हैं। पौड़ी में अनिल बलूनी 1,55,000 वोटों से जीते हैं। वहीं हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत भी 1,64,000 वोटों से जीते हैं। तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर बीजेपी के अजय टम्टा 2,25,000 वोटों से जीते। तो जीत का मार्जिन हर प्रत्याशी के बीच में आप देखिए लाख से ऊपर का है। अब इस बार बीजेपी ने 2 केंद्रीय मंत्री भी यहां पर उतारे हैं। बीजेपी ने यहां पर अनिल बलूनी को पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के, वो भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे और हरीश रावत के बेटे उनको टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहाड़ का वोट एक बार फिर बीजेपी को पड़ा है। बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर जीत हासिल की है। हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और अल्मोड़ा सभी सीटों पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। हालांकि इस बार जीत का अंतर पिछले चुनाव के मुकाबले काफी कम रहा, लेकिन फिर भी बीजेपी ने आसानी से सभी सीटों पर कब्जा कर लिया। जबकि कांग्रेस के लिए देश भर में भले कुछ राहत की खबरें हैं, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस का खाता एक बार फिर खुल नहीं पाया। सभी सीटों पर चारों खाने चित हो गई।
धर्मनगरी हरिद्वार सीट पर बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को जीत मिली है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कांग्रेस के वीरेंद्र रावत को हराया। बेटे वीरेंद्र का चुनाव हरीश रावत के लिए भी नाक का सवाल था, लेकिन हरीश रावत और उनके परिवार को एक बार फिर हार मिली है। हरिद्वार में निर्दलीय प्रत्याशी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ और कांग्रेस की हार की बड़ी वजह भी साबित रहा। त्रिवेंद्र रावत हरिद्वार से जीतकर पहली बार संसद पहुंचेंगे। बहुत आभारी हूं मैं हरिद्वार की जनता का, यहाँ के तमाम मतदाताओं का और पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके और ये सफलता अर्जित कर पार्टी की झोली में डाली है। पौड़ी गढ़वाल सीट पर बीजेपी के हाई प्रोफाइल कैंडिडेट अनिल बलूनी ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। अनिल बलूनी ने कांग्रेस के गणेश गोदियाल को भारी वोटों के अंतर से हराया। राज्यसभा सांसद रह चुके बलूनी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें वोटर्स का भरपूर साथ मिला है। अनिल बलूनी ने पौड़ी सीट पर बड़ी जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस के अलावा बाकी सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। नैनीताल में उत्तराखंड की सबसे बड़ी जीत रही। केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कांग्रेस के प्रकाश जोशी को पटखनी दी। अजय भट्ट की जीत का अंतर 2 लाख से भी ज्यादा वोटों का रहा, जो कि राज्य में सबसे ज्यादा है। अजय भट्ट पर वोटर्स ने लगातार दूसरी बार भरोसा जताया है। पूरे उत्तराखंड की जनता और देश की जनता को और अपने नैनीताल तथा उधम सिंह नगर की जनता को धन्यवाद करता हूं कि आपका जो विश्वास है वो बरकरार रहा है, और अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि रात, आधी रात और सुबह 4 बजे से उठना और जो मंत्र हमको संगठन ने दिया है उस पर आगे बढ़ना, मोदी जी के जितने भी कार्य हैं उनको गांव-गांव तक पहुंचाना। मैं कार्यकर्ताओं का, अपने सभी संगठन के बूथ अध्यक्ष से लेकर अपने जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सारी टीम का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। टिहरी सीट पर भी बीजेपी ने बाजी मारी है। बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी को एक बार फिर बड़ी जीत मिली है और उन्होंने कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला को हराया है। टिहरी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने दिलचस्प फाइट दी। कई विधानसभा में तो बॉबी पवार को सबसे ज्यादा वोट मिले। हालांकि माला राज्य लक्ष्मी ने एक बार फिर बेहद आसानी से टिहरी सीट पर कब्जा कर लिया। ये जीत हमारे उत्तराखंड के लिए, कोई व्यक्ति के लिए नहीं है, मोदी जी के लिए। और मैं बहुत प्राउड मुझे लग रहा है कि हमारा उत्तराखंड ने फिर एक बार और हमने बीजेपी ने, हम 5 सांसदों ने बीजेपी को आगे की हैं। बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से मोदी जी उत्तराखंड के ध्यान देते हैं, हम लोग ने भी, हमारे लोगों ने भी ये समझकर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीट आगे कर बीजेपी को आगे करे हैं। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अल्मोड़ा सीट पर बीजेपी के अजय टम्टा ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। लगातार तीसरी बार अजय टम्टा यहां से चुनाव जीते हैं। तीसरी बार ये अजय टम्टा ने अल्मोड़ा में प्रदीप टम्टा को हराया। अजय टम्टा की जीत का अंतर भी 1.5 लाख से ज्यादा वोटों का रहा। अजय टम्टा ने एक बार फिर जनता के भरोसे पर खरे उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों को, बहनों को और मेरे संसदीय क्षेत्र अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के 14 विधानसभाओं के देवतुल्य मतदाताओं ने अपना विश्वास जिताया, अपना आशीर्वाद दिया है नरेंद्र भाई मोदी के कार्यों को। और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जो सीमांत लोकसभा क्षेत्र है, इसमें जो ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी अंतिम गांव गुंजी में आए, आदि कैलाश में आए, जागेश्वर धाम में आए और हमारे इस क्षेत्र को सौगातें दी हैं, उसका ये परिणाम है। और हमारी जनता ने हमको ये आशीर्वाद कमल के फूल को, नरेंद्र भाई मोदी जी को और पुष्कर धामी जी को दिया है। उत्तराखंड की जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताया है। 2014 के बाद 2019 और अब 2024 लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में क्लीन स्वीप किया है। 5 सीटें जीती हैं और कांग्रेस का खाता एक बार फिर नहीं खुल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस पर और बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट मौजूद है लाइव। सीधे रुख करेंगे दीपांकर की तरफ। दीपांकर, ये वाकई में बहुत बड़ा पल बीजेपी के लिए, और जिस जीत का दावा किया गया था वो 5 सीटें बीजेपी की झोली में आ गई है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अंतर पिछली बार जितना बड़ा नहीं है, पर फिर भी लाख वोटों से ज्यादा के अंतर से हर एक प्रत्याशी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बिल्कुल कंचन, खास तौर पे अगर आप देखेंगे तो टिहरी
और नैनीताल, और इसके साथ साथ बात करूं टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर पिछला अंतर लगभग बरकरार रहा है। और टिहरी सीट पर माला राज्यलक्ष्मी की बात करें तो वहां पर बॉबी पवार जो निर्दलीय लड़े, 1,60,000 वोट लाए। एक निर्दलीय प्रत्याशी का पहली बार उत्तराखंड में इतने बड़े वोट लाना एक बड़ी बात है। कांग्रेस वहां दूसरे नंबर पर जरूर रही, लेकिन माला राज्यलक्ष्मी को लगभग इतना वोट वहां पर मिला जो पिछली बार के अंतर के आसपास का है। इसके बाद आप अगर देखेंगे नैनीताल सीट, जहां से अजय भट्ट जीते हैं, अजय भट्ट ने लगभग वो मार्जिन टच किया जो पिछली बार का था। 3,39,000 पिछली बार था और इस बार भी लगभग 3,34,000 के आसपास उन्होंने वोट हासिल किए। तो अजय भट्ट अपना वहां पर वोट रिगेन करने में कामयाब रहे। अल्मोड़ा सीट में एक बड़ा अंतर यहां पर देखने को मिला। कम वोटिंग हुई थी, 48% के आसपास की वोटिंग हुई थी और अजय टम्टा यहां पर एक बार फिर से जीते हैं और लगभग 2 से 2.5 लाख का अंतर यहां पर भी है। सिर्फ 2 सीटें, हरिद्वार और पौड़ी, ये 2 सीटें ऐसी है जहां पर पिछली बार 2 लाख से अबव का अंतर था, लेकिन इस बार यह अंतर 2 लाख से नीचे का है। पहले बात अगर हरिद्वार की कर लें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को लगभग 6-6.5 लाख वोट यहां पर पड़े हैं, 6,89,000, और वीरेंद्र रावत को यहां पर लगभग 4 लाख से ऊपर वोट पड़े। यानी हरिद्वार में दलित मोमडन, बीएसपी की यहां चौथे नंबर पर रही, तो हरिद्वार में दलित मोमडन कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका बेनिफिट मिला है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर त्रिवेंद्र रावत सीट बचाने में कामयाब रहे। तो हरिद्वार में हम जरूर कहेंगे कि वोट यहां पर जरूर कम हुआ। महेंद्र भट्ट का कहना है समीक्षा की जाएगी। अब आते हैं पौड़ी सीट पर। पौड़ी सीट पर अगर बात करें, 14 विधानसभा क्षेत्र हैं और इन 14 के 14 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी लीड हासिल करने में कामयाब रही। पिछली बार यह अंतर 2,80,000 का था। अगर इस बार वोटिंग कम भी हुई है तो इस बार भी यह अंतर लगभग 1,60,000 के आसपास का है। तो यहां पर हाँ, यह जरूर है कि वोटिंग कम हुई है और वोटिंग कम होने के बाद यहां पर वो अंतर भी कम हुआ है। तो 2 सीटें ऐसी हैं, पौड़ी और हरिद्वार, जहां पर बीजेपी के नए कैंडिडेट थे। यह भी खास बात है कि अनिल बलूनी पहली बार यहां पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। त्रिवेंद्र रावत को 3 साल बाद यहां पर पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। दोनों जगह पूर्व मुख्यमंत्रियों को टिकट काटे गए, तीरथ सिंह रावत और रमेश पोखरियाल निशंक। तो इन 2 सीटों पर जरूर बीजेपी को समीक्षा करनी होगी कि यहां पर जो लॉस है, क्या ये वोटिंग कम होने की वजह से है या बीजेपी का कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा लॉस हुआ है इन दोनों सीटों पर। कंचन, दीपांकर, ये वो चुनाव था जिसमें कांग्रेस के कई कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल हो गए। कई बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से इसलिए मना कर दिया, उन्होंने कहा हमारा बजट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, और फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। अगर आप हरिद्वार सीट की बात करते हैं तो बहुत ही प्रमुख सीट यहां पर हरीश रावत ने दिन रात एक कर दिया अपने बेटे को जिताने के लिए, वीरेंद्र सिंह रावत को जिताने के लिए। मुकाबला भी काफी कांटे का रहा, लेकिन अब जीत चुके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला कदम हरीश रावत की तरफ से क्या हो सकता है? कांग्रेस के लिए संभावनाएं दिन ब दिन यहां कम होती जा रही हैं। आप देखेंगे 2014 हार गए, 2017 हार गए, 2019 हार गए, 2022 हार गए। इसमें एक बात जो स्पष्ट है, जितने हमने कांग्रेस को कवर किया है क्लोजली, कांग्रेस के बड़े नेताओं की आपसी लड़ाई इसकी एक बड़ी वजह है कि आज कांग्रेस इस हालत में यहां पर है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां कांग्रेस बिल्कुल जीरो पर थी, वहां 6 सांसद इस बार कांग्रेस की जीत क्या है। यहां 19 विधायक कांग्रेस के हैं और 19 विधायक होने के बावजूद अगर पार्टी रिवाइव नहीं करती, बार बार यह भी सवाल खड़े हुए कि पुराने कैंडिडेट्स को आपने यहां पर मैदान में उतारा। जिस तरह जोत सिंह गुंसोला पहले से इस बात की उम्मीद थी कि बड़ी कड़ी टक्कर नहीं दे पाएंगे। प्रदीप टम्टा, जिनको 2 लाख से कम वोट वहां पर पड़ा अल्मोड़ा में, पहले से उम्मीद थी कि इतना वोट रिगेन नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से प्रकाश जोशी, बिल्कुल नए नवेले उम्मीदवार को आपने वहां पर उतारा, वोट हासिल नहीं कर पाए। अजय भट्ट एक बड़ी लीड के साथ वहां पर जीत रहे हैं। तो कांग्रेस के अंदरूनी फाइट यहां पर एक बड़ा चैलेंज है। हरीश रावत 76 साल के हो चुके हैं। अब हरीश रावत के लिए बहुत बड़ा कोई चांस फिलहाल नजर नहीं आता। 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा तो क्या हरीश रावत फिर विधायक का चुनाव लड़ेंगे और फिर मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी करेंगे? क्योंकि सेंटर में अभी फिलहाल पोजीशन ये नहीं है कि कांग्रेस इस स्थिति में हो या राज्य में कांग्रेस इस स्थिति में हो कि राज्यसभा या कोई दूसरा रास्ता उनके लिए खुले। तो हरीश रावत के बेटे की लड़ाई यहां पर समाप्त हुई। बेटी उनकी विधायक जरूर है, लेकिन हरीश रावत के लिए जरूर यहां से प्रश्न चिन्ह है कि जब वो 79 साल के होंगे, 79 ईयर्स के होंगे, तब 2027 का चुनाव हो रहा होगा और तब हरीश रावत का भविष्य, बहुत सारे सवाल उनके सामने होंगे। एक आखिरी सवाल दीपांकर कि देखिए, बीजेपी ने जीत तो यहां दर्ज कर दी है, कई एक्सपेरिमेंट भी किए गए। यहां पर अनिल बलूनी को मैदान में उतारा गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री, उनको मैदान में उतारा गया, जीत सबने हासिल की। लेकिन मंथन, खुशी के साथ साथ मंथन इस बात पर भी किया जाना चाहिए कि जो जीत का अंतर रहा वो इस बार नेक टू नेक फाइट का रहा है। मतलब अगर हम यहां निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले बॉबी पवार का जो आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने भी अच्छी खासी माला राज्यलक्ष्मी को टक्कर दी है और कई ज्यादा विधानसभा सीटों पर उनके लिए अच्छे खासे वोट भी पड़े हैं, आप जैसा बता रहे हैं। तो मंथन इस बात पर भी होना चाहिए कि ये जो मुकाबला नेक टू नेक फाइट का रहा है, ये आगे ना बढ़े। इस पर बैठक बीजेपी की तरफ से कब की जानी है? बैठकों पर जिस एक तरफ जश्न का माहौल है, दूसरी तरफ बैठक चिंतन भी होना है क्या?
बिल्कुल, ये एक सवाल कल मैंने मुख्यमंत्री से भी पूछा था और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से भी पूछा था, तो दोनों का यही जवाब था कि इसकी समीक्षा की जाएगी। बीजेपी का जो पॉजिटिव पॉइंट खासतौर पर उत्तराखंड में है, बीजेपी प्रो स्टेट है, एक हिंदुत्ववादी सोच के साथ ये राज्य आगे चलता है। पहाड़ की आप अगर वोटिंग देखेंगे तो कांग्रेस का जो चाहे 2017 में नमाज का मुद्दा रहा हो, 2022 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा रहा हो, बीजेपी उत्तराखंड की जनता को ये समझाने में कामयाब रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार यहां सत्ता में आती है तो आपका नुकसान होगा। मुस्लिम जिसे एक अल्पसंख्यक जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं पहाड़ों में उनका हस्तक्षेप बढ़ेगा। उसके बाद यूसीसी आप जिस तरह पुष्कर सिंह धामी लेकर आए, वो कहीं ना कहीं उससे बड़ा बेनिफिट यहां पर बीजेपी को उसका मिला है। तो उस सोच के साथ बीजेपी यहां आगे बढ़ेगी। बीजेपी का कैडर मजबूत है और कांग्रेस की कमजोरी बीजेपी के लिए यहां बहुत बड़ा प्लस है। तो ऐसे में समीक्षा जरूर करेगी बीजेपी, लेकिन मुख्यमंत्री कल इसी बीजेपी ऑफिस से भाषण देकर गए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चाहे अगले 2 उपचुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, निकाय का चुनाव हो या 2027 का चुनाव, जिसमें से एक यूसीसी भी बड़ा फैक्टर है, जिसमें बीजेपी के लिए बम्पर जीत 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई है और क्लीन स्वीप उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हुआ है। शुक्रिया आपका दीपांकर जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।